पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का है। इसमें हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैकेनिकल इंजीनियर और सेकंड वाला होता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड सेमेस्टर, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इसमें हमारा पहला टॉपिक है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गैसों तथा बाष्पों में संहित ऊर्जा तथा उनके एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें गैसों तथा बाष्पों में संहित ऊर्जा तथा उनके एक रूप से दूसरे ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि एक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी विज्ञान प्रकृति के दो सामान्य नियमों पर आधारित है। ऊष्मागतिकी विज्ञान के प्रकृति के दो सामान्य नियमों पर आधारित है भाई। पहला है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सेकंड है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन तथा ऊष्मा ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन एवं इसका विलोम पर आधारित है। जबकि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसी ऊष्मागति चक्र को दी जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा को पूर्णतः कार्यों में परिवर्तित करना असंभव है से संबंधित है। मतलब कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन तथा ऊष्मा ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन एवं इसका विलोम पर आधारित है। मतलब कि उसके कार्य में परिवर्तन और उसके कार्य में ना परिवर्तन, यानी उसके विलोम पर आधारित है। जबकि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसी ऊष्मागतिक चक्र में दी जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना असंभव है से संबंधित। मतलब कि किसी ऊष्मा द्वारा गति चक्र को दी जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब असंभव है, इसलिए इसका दूसरा नियम से संबंधित है। फिर हमारा ऊष्मागतिकी निकाय एवं परिस्थापना की संकल्पना। वह विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्थान, मतलब कि वह विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्थान जहाँ पर किसी गैस अथवा भाप के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। मतलब कि वह विशिष्ट स्थान जहाँ पर हम किसी गैस अथवा भाप के द्रव्यमान और ऊर्जा के अंतरण का अध्ययन करते हैं, मतलब कि उसके मास, द्रव्यमान एवं एनर्जी के अंतरण यानी अंतरण का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ये हमारी ऊष्मागतिकी निकाय की डेफिनेशन है भाई। देख लीजिए, एक रेखा जो निकाय तथा परिस्थान को अलग करती है सीमा कहलाती है। मतलब कि वह रेखा जो निकाय, एक साइड हमारा निकाय होता है और दूसरा हमारा परिस्थान होता है, दोनों को अलग करती है, वह रेखा हमारी सीमा कहलाती है। मतलब कि इस टाइप से कुछ होगा, निकाय और परिस्थान, जो ये चीज़ है वह सीमा कहलाती है। इसके बाद है हमारा, ये देखिए, निकाय तथा परिस्थान यानी परिवेश संयुक्त रूप से मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। ये निकाय है, ये परिवेश और ये सीमा है, ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार। ऊष्मागतिकी नियम मुख्य रूप से निम्न तीन प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कि ऊष्मागतिकी निकाय के तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला है हमारा क्लोज्ड सिस्टम यानी बंद निकाय। यदि निकाय के सीमा के अंदर द्रव्यमान स्थिर रहता है, मतलब कि उसके अंदर जो मास होता है वह स्थिर रहता है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहे, तो उसे बंद निकाय कहते हैं। इस निकाय में कार्य और ऊर्जा का निकाय और परिवेश के बीच आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन पदार्थ का नहीं। मतलब कि बंद निकाय क्या होता है? बंद निकाय की सीमा के अंदर उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहे, और उसे बंद निकाय कहते हैं। इस निकाय में कार्य और ऊर्जा का निकाय और परिवेश के बीच आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन पदार्थ का नहीं। इसमें ऊर्जा निकाय का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन पदार्थ का नहीं। इसके बाद हमारा सेकंड है खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम। यदि निकाय में प्रकरण के दौरान, मतलब कि जो प्रक्रिया चल रही है उसके दौरान द्रव्यमान व ऊर्जा दोनों मिलकर निकाय की सीमा पार कर सकते हैं, तो निकाय खुला निकाय कहलाता है। मतलब कि
जो खुला निकाय होता है उसमें हमारी प्रक्रिया के दौरान द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों मिलकर निकाय की सीमा पार कर सकते हैं, तो वह खुला निकाय कहलाता है। बंद निकाय में क्या हुआ था भाई, उसमें हमारा द्रव्यमान स्थिर था और ऊर्जा हमारी स्थानांतरण हो रही थी, मतलब सीमा के बाहर जा रही थी। इस निकाय में पदार्थ के प्रवेश व निकास की दर के आधार पर द्रव्यमान सीमा के अंदर स्थिर या परिवर्तित हो सकता है, उसका द्रव्यमान स्थिर या परिवर्तित हो सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा है विच्छिन्न या विलगत निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। जब प्रक्रम के दौरान निकाय के द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा में से कोई भी निकाय की सीमा पार नहीं करते हैं तथा ना ही प्रवाहित होती है तथा ना ही प्रभावित करते हैं, तब निकाय विलगित निकाय कहलाता है। मतलब कि जब प्रक्रम के दौरान निकाय के द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा में से कोई भी निकाय की सीमा पार नहीं करता, मतलब कि जो हमारा बंद निकाय था उसमें द्रव्यमान स्थिर था, खुले निकाय में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों पार कर रहे थे। इसमें ऊर्जा में से कोई भी निकाय की सीमा पार नहीं करते हैं तथा ना ही प्रभावित होते हैं तथा ना ही प्रभावित करते हैं, तब निकाय हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हमारा ऊष्मागतिकी कार्य यानी थर्मोडायनामिक वर्क। जब किसी बल का क्रिया बिंदु बल की दिशा में गति करे तो यह क्रिया उस बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। मतलब कि जब किसी बल का क्रिया बिंदु बल की दिशा में गति करे तो यह क्रिया उस बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। अर्थात कार्य W बराबर बल का परिमाण F इंटू चली गई दूरी D, मतलब कि बल का परिमाण F है, उसने कार्य कितना किया, चली गई दूरी D। बल F बराबर गैस या भाप का दाब P इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है भाई A। इसके बाद W बराबर बल F का मान रख देंगे या P इंटू A इंटू D, तो हमारा आ जाएगा W बराबर P इंटू V, क्योंकि V गैस का आयतन होता है, क्योंकि V बराबर A इंटू D होता है, तो W बराबर P इंटू V हमारा ऊष्मागतिकी कार्य आ जाएगा, यानी थर्मोडायनामिक वर्क आ जाएगा। इसके बाद हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यानी 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको ध्यान से दें। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से तात्पर्य है कि यदि दो निकाय अथवा पिंड किसी तीसरे निकाय अथवा पिंड के साथ ऊष्मीय साम्य में है तो दोनों आपस में ऊष्मीय साम्य में होते हैं। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से क्या तात्पर्य है कि यदि दो निकाय अथवा पिंड किसी तीसरे निकाय अथवा पिंड के साथ ऊष्मीय साम्य हो तो वह दोनों आपस में भी ऊष्मीय साम्य होते हैं। मतलब कि ये देखिए A और B आपस में ऊष्मीय साम्य है, तो ये भी एक दूसरे के ऊष्मीय साम्य में होंगे। यदि दो निकाय अथवा पिंड किसी तीसरे अथवा पिंड के साथ ऊष्मीय साम्य, मतलब कि ये तीसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से जिससे जुड़ा है या इससे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में होंगे। इसके बाद है हमारा ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा जिन स्रोतों से प्राप्त की जाती है उन्हें ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा निम्नलिखित दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है हमारा प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्सेज, सेकंड है हमारा कृत्रिम सोर्स यानी आर्टिफिशियल सोर्सेज। लकड़ी, पत्थर का कोयला, सूर्य की किरणें, जल, वायु, ज्वारभाटा, भूताप आदि से प्राकृतिक रूप में तथा लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि से कृत्रिम रूप में ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से भाई क्या क्या है, लकड़ी है यानी पेड़ पौधे हैं, पत्थर का कोयला भी है, पेड़ पौधे हैं, सूर्य की किरणें प्राकृतिक हैं, जल प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है, ज्वार भाटा समुद्र में आता रहता है, भूताप भी प्राकृतिक है, जियोथर्मल एनर्जी आदि से प्राकृतिक रूप में, तथा लकड़ी का कोयला यानी लकड़ी से कोयला बनाते हैं, पेट्रोल हम लोग बनाते हैं, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है इत्यादि से कृत्रिम रूप में ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा के स्रोतों को निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सेकंड है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि आते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सूर्य, वायु, समुद्र, भूताप व बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोत आते हैं। विश्व के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में तेज़ी से कमी आ रही है। ये जो हमारा परंपरागत सोर्स है उनमें तेज़ी से कमी आ रही है, जैसे कि कोयला हुआ, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब में कमी आ रही है। इसके बाद है हमारा भारत के शक्ति उत्पादन में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में से तापीय
का लगभग, थर्मल का लगभग 75%, जलीय हाइड्रो का लगभग 16%, नाभिकीय का 2% तथा सोलर भूतापीय तथा अन्य अपरंपरागत स्रोतों का 7% योगदान है। प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर मुख्य ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार से, मतलब कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके आधार पर मुख्य ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार से हैं, जिसमें हमारा पहला है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, दूसरा है हमारा सौर ऊर्जा स्रोत, तीसरा है हमारा जलीय ऊर्जा स्रोत, चौथा है हमारा पवन ऊर्जा स्रोत, पांचवा है समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा स्रोत, छठवा है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सातवां है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, आठवां है बायोमास या जैव द्रव्य स्रोत। ठीक है भाई, पहला है जियोथर्मल एनर्जी, सेकंड है सोलर एनर्जी, तीसरा हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस और बायोमास एनर्जी सोर्सेस। तो चलिए भाई पहला देखते हैं भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेस। वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ में भाप, गर्म जल तथा गर्म शुष्क चट्टान आदि की ऊष्मा के रूप में विद्यमान है तथा भाप तथा गर्म पानी के झरनों के रूप में पृथ्वी से बाहर उपलब्ध है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ में यानी धरती मिट्टी के अंदर गर्म जल तथा गर्म शुष्क चट्टान आदि की ऊष्मा के रूप में विद्यमान है तथा भाप तथा गर्म पानी के झरनों के रूप में पृथ्वी से बाहर उपलब्ध है, मतलब पृथ्वी से बाहर उपलब्ध है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है यानी धरती है जो हमारी, उसके नीचे जो होती है वह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी की निचली पट्टियों में रेडियो सक्रिय तत्वों के मंद विघटन से भूताप उत्पन्न होता रहता है, जिसका तापमान लगभग 3000 डिग्री सी से 4000 डिग्री सी तक हो जाता है। इस उत्पन्न ताप के कारण पृथ्वी के अंदर विद्यमान जल गर्म हो जाता है। गर्म जल के झरने, ज्वालामुखी आदि भूताप ऊर्जा के रूप में, मतलब कि जो यह ताप उत्पन्न होता है रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन से, वह 3000 डिग्री से 4000 डिग्री सी तक हो जाता है। इस उत्पन्न ताप के कारण पृथ्वी के अंदर विद्यमान जल गर्म हो जाता है। गर्म जल के झरने, ज्वालामुखी आदि भूताप ऊर्जा के रूप में हैं। ठीक है, भूताप ऊर्जा के उपयोग के लिए विशेष प्रकार के कुओं की ड्रिलिंग की जाती है। इसका उपयोग भाप टरबाइनों को चलाकर विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। इसके लिए निम्न दाब टरबाइनों का प्रयोग किया जाता है। इस ऊर्जा से बिजली उत्पादन में वायुमंडल प्रदूषण का खतरा नगण्य, मतलब कि इससे हमारा वायुमंडल में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। इसमें गहरे कुएं कुए जाते हैं, ड्रिलिंग की जाती है, जिससे भाप जो निकलती है उसे टरबाइनों को चलाकर विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए निम्न दाब टरबाइनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ये इसका डायग्राम है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। इसमें इन्होंने कुआं खोदा जिसमें से जो गर्म जल है, मतलब जो सबसे नीचे टेम्परेचर होता है ठीक है, वह स्टीम के रूप में बाहर आता है। यहाँ भाप ड्रम है जिससे भाप हमारी टरबाइन में जाती है। टरबाइन से हम लोग घुमाकर जनरेटर में भेजते हैं, इससे मैकेनिकल में। तो जनरेटर हमारा इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। इसको आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।